हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंगाल विभाजन। तो चलिए ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, लिखा है कि बंगाल विभाजन की जो चर्चा है वो सर्वप्रथम कब हुई थी बताइए। 1851 में। ठीक है, डलहौजी के द्वारा हुई थी। और याद रखिएगा कि 1853 में चार्ल्स ग्रांट के दौरान की गई थी। फिर देखिए, लिखा है समस्या राजस्व वसूली में आ रही थी और कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन के पीछे राजस्व वसूली की जो समस्या है वह एक महत्वपूर्ण समस्या रही होगी। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल का जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा बड़ा था, जिस वजह से क्या हो रहा था, एक साथ राजस्व वसूली नहीं किया जा सक रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या कर दिया गया था, विभाजन बेसिकली करने की बात कही गई थी। ठीक है, कब? 1851 में सबसे पहले। ठीक है, बाकी हुआ तो करजन के टाइम पर था, हम लोगों को ये बात पता है। ठीक है, 1905 में हुई थी, लेकिन अभी हम लोग पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। फिर उसके आगे देखिए, लिखा है 1853 में बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई। फिर 1874 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैम्पबेल ने इस बात की पुनः शिकायत की। किसकी शिकायत की? शिकायत की कि बंगाल में राजस्व वसूली में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। ठीक है, फिर देखिए 1876 में असम को एक अलग प्रांत बनाया गया और 3 बंगला भाषी जिले जैसे सिलहट, कछार और गोलपाड़ा असम को दे दिए गए। आगे देखिए, लिखा 1896 में असम के चीफ कमिश्नर विलियम वार्ड ने असम के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ढाका, चटगांव और मैमन सिंह को असम को देने की वकालत की। देखिए, लिखा है उनके उत्तराधिकारी हेनरी कॉटन ने इसका विरोध किया क्योंकि इसके कारण जन विरोध पैदा होता गया। ठीक है, वास्तव में वार्ड के विरोध में कई ऐसे पत्र भी भेजे गए थे, यही तक कि वायसराय के परिषद के सदस्य सिराजुल इस्लाम खां ने भी इसका विरोध किया था। किंतु कॉटन के उत्तराधिकारी फुल्लर ने लॉर्ड कर्जन को वार्ड के प्रस्ताव को स्वीकार करने को कहा। जन विरोधी आशंका के चलते इस प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया गया। अंततः 6 जुलाई 1905 को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, कब? 6 जुलाई 1905 को। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला कारण है कि बंगाल में बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद। सबसे पहला कारण क्या है? बंगाल में बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय एक टाइम पे बन गया था। फिर देखिए क्या लिखा है कि गृह सचिव रिजले ने लॉर्ड कर्जन को लिखा भी था कि अविभाजित बंगाल बहुत बड़ी शक्ति है, विभाजित हो जाने पर ये विपरीत दिशाओं में खींचेंगी। कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों का बढ़ता हुआ बहुमत उसकी परिधि में रहने वाले यूरोपीय लोगों पर लगाया गया। पूर्वी बंगाल और असम के याद रखिएगा, पूर्वी बंगाल और असम के बीच बहुत सी प्रतिस्पर्धा हो गई थी। उसके मतलब उसने भी क्या की, एक पृष्ठभूमि तैयार की थी बंगाल विभाजन की। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है कलकत्ता विश्वविद्यालय की राष्ट्रवादी गतिविधियों को कर्जन ने पसंद नहीं किया था। उनके अनुसार विश्वविद्यालय शोध कार्य हेतु होना चाहिए, न कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए होना चाहिए। फिर लिखा है 1902 का रैले कमीशन और 1904 का कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम को इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया था। इन पर सरकारी नियंत्रण इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यहाँ से अंग्रेज विरोधी गतिविधियां संचालित न हो सके। फिर है बंगाल के विभाजन में नए प्रांत की राजधानी ढाका थी, जिसमें कि 1,80,00,000 मुसलमान और 1,30,00,000 हिंदू थे, जबकि दूसरी ओर 90 लाख मुसलमान और 4,20,00,000 हिंदू थे। फिर देखिए, पूर्वी बंगाल का जो निर्माण है वो मुस्लिम हितों के लिए किया जा रहा था। ऐसा सिद्ध किया गया कि कर्जन का कहना था कि मुसलमानों को एक ऐसा मौका दिया जा रहा है जो उन्हें बड़े बड़े मुस्लिम बादशाहों और सरदारों के समय में भी नहीं मिला था। फुल्लर ने मुसलमानों का उल्लेख जो है वो अपनी चहेती पत्नी के रूप में किया था। बंगाल विभाजन की स्पष्ट घोषणा जो है वो 19 जुलाई को की गई। 13 जुलाई 1905 कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में विभाजन के विरोध में बहिष्कार
की जो है वो बात आई थी। याद रखिएगा, संजीवनी क्या है? एक पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? कृष्ण कुमार मित्र की। इस तरीके का जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम में भी, पीसीएस में भी, समटाइम्स यूपीएससी में भी। आगे देखिए, आगे क्या होता है कि 7 अगस्त 1905 में ऐसी घटना घटती है कि कलकत्ता के टाउन हॉल में महाराजा नंदी की अध्यक्षता में स्वदेशी की एक बैठक होती है। अधिक संख्या में क्या होता है उस टाइम पे, लोगों के आ जाने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक और बैठक बुलाई जाती है। यानी कि मान लीजिए कि बहुत से लोग क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा संख्या में आए थे, तो एक और बैठक क्या हो गई, बुलाई गई। ऐसा लगा उन लोगों को कि ये बात जो है वो सब सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर नरमपंथियों ने स्वदेशी के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, किंतु उन पर आक्रमण कार्यवाही नहीं चाहते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को मंदिर में ले जाकर स्वदेशी की शपथ दिलाई, गंगा में डुबकी लगाकर बंगाल विभाजन विरोध की कस्में खाई गई। याद रखिएगा। आगे देखिए, लिखा है अंग्रेज व्यापारियों की बंगाली व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी थी, और ये बढ़ रही जो प्रतिस्पर्धा थी उसने क्या किया, बंगाल विभाजन के लिए एक पृष्ठभूमि को तैयार किया। लिखा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की राष्ट्रवादी गतिविधियों को कर्जन ने पसंद नहीं किया था। उनके अनुसार विश्वविद्यालय जो है वो किसके लिए होना चाहिए, शोध कार्य के लिए होना चाहिए, ना कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। ऊपर मैं ये वाला पढ़ा चुकी हूँ, लगता है एक पेज जो है वो 2 बार ऐड हो गया है। आगे देखिए, लिखा है कि और जहां पर गंगा नदी नहीं थी वहां गड्ढा खोदकर पानी भर लिया गया और गंगा मान लिया गया। मुसलमानों के लिए यवन शब्द का उपयोग, 1000 वर्ष की गुलामी का नारा, इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या इत्यादि ने मिलकर इस पूरे मामले को एक हिंदू मुस्लिम बेसिकली विद्रोह बना दिया था। अंग्रेज ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के इस्तेमाल विभाजन के पक्ष में करने में सफल रहे। फिर देखिए, लिखा है सलीमुल्लाह मुसलमान किसानों को ये समझाने में सफल रहे कि अलग बंगाल बन जाने का अर्थ होगा मुसलमान किसानों की हिंदू जमींदारों की शोषण से मुक्ति। इसी समय अफवाह उड़ गई कि अंग्रेज ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान सौंप कर जा रहे हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, अक्टूबर 1906 में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कबोल्ट ने पत्र लिखकर आगा खां को शिमला में वायसराय मिंटो से आगामी 1909 के अधिनियम हेतु मुसलमानों के लिए आबादी के अनुपात से अधिक सीटें मांगने को कहा था। इस मुस्लिम शिष्टमंडल ने अपनी बातें रखी ही थी कि उसे तुरंत मान लिया गया। आश्चर्य है कि पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस अपनी एक भी बड़ी मांग अंग्रेजों से नहीं मनवा पाई थी। लॉर्ड मिंटो इसका कारण संसदीय प्रणाली को बता रहे थे, जिसमें मुसलमान अपनी प्रतिनिधि चुनवाने से वंचित रह जाते थे, जबकि मोरले उनसे सहमत ही नहीं थे। आगे देखिए, लिखा है लॉर्ड मिंटो, उनका कहना था कि कृपया याद रखिए, किसका कहना था, लॉर्ड मिंटो का कहना था। लॉर्ड मिंटो का कहना था कि कृपया याद रखिए कि पृथक निर्वाचन वर्गों को मंजूरी प्रदान करने में हम ड्रैगन के दांतों की बुआई कर रहे हैं और उसकी उपज कड़वी ही होगी। तो कई बार प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले पृथक निर्वाचन की जो घोषणा है वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुई थी, जिसे कि मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, 1909 का एक्ट। ठीक है, इसके द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति की जो है वो मुसलमानों को प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, मार्ले जो है वो भविष्य की घटनाओं की ओर इंगित कर रहे थे, जिसमें कि मुसलमानों में पृथकतावाद राजनीतिक रूप से विकराल रूप धारण कर लेता है। मार्ले का जो इशारा है वो उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की ओर भी होने लगा था, जिसमें राजनीतिक पहचान एक ऐसा रूप ग्रहण कर लेती कि वो अलगाववाद को जन्म देती। ठीक है, लिखा है कि गांधी जी के शब्दों में मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। फिर देखिए, लिखा है पाकिस्तानी इतिहासकार एजाज हसन की राय में 1947 का जो विभाजन है वो 50 साल का युवा और 5000 साल का वृद्ध था। निश्चित रूप से उनका इशारा मार्ले मिंटो सुधारों से है। याद रखिएगा, ये सारे लाइंस जो हैं वो आपको याद करने हैं और बार बार आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, फिर देखिए, विभाजन में सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए बरिशाल में अश्विन कुमार दत्त के नेतृत्व में स्वदेश बांधव समिति का गठन हुआ है।
जिसमें कि मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की। हालांकि अधिकांश स्थानों पर मुसलमान इस आंदोलन से अलग रहे। क्यों? क्योंकि अधिकांश मुसलमान कृषक थे और जमींदार हिंदू। फिर भी मुसलमान अंग्रेज भक्त होने के बजाय तटस्थ थे। आगे देखिए, गरम पंथ जो है वो प्रारंभ से ही अंग्रेज के सक्रिय विरोध की वकालत कर रहा था। इनका मानना था कि स्वदेशी बहिष्कार सभी क्षेत्रों में लागू होना चाहिए और इसे सक्रिय प्रतिरोध के स्तर पर लगा रहना चाहिए। फिर देखिए, अर्थात सहयोग साहचर्य के सभी आयामों पर अंग्रेजी शासन का विरोध हो। इस कार्यक्रम को भारत के सभी प्रांतों पर लागू कर देना चाहिए। फिर देखिए, लिखा है अपने कार्यक्रम को एक 4 सूत्री प्रस्ताव के माध्यम से तिलक ने स्पष्ट किया था, जिसमें कि स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन 4 प्रमुख मुद्दे थे। याद रखिएगा, सबसे पहले स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। उसके पश्चात देखिए क्या लिखा है कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में ये चारों प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए गए थे। यहाँ गरमपंथी अपना अध्यक्ष चुनवाना चाहते थे। इस कारण से कांग्रेस में बंटवारे की नौबत आ गई, क्योंकि गरमपंथी चाहते थे कि अध्यक्ष उनकी तरफ से हो और नरमपंथी चाहते थे कि अध्यक्ष क्या हो, उनकी तरफ से हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए लिखा है, किंतु दादा भाई के अध्यक्ष बन जाने से जो मामला है वो टल गया था। फिर देखिए लिखा है, आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति स्वदेशी का प्रमुख नारा था। इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जन जागरण फैलाया गया। अश्विन कुमार दत्त के नेतृत्व में स्वदेश बांधव समिति की लगभग 159 शाखाएं खोली गई। फिर देखिए, छात्रों ने विशेषकर इसमें योगदान दिया था। छात्रों ने क्या किया था? इसमें योगदान दिया था। उन्हें रोकने के लिए कार्लाइल सर्कुलर लाया गया, जिसमें कहा गया था कि आंदोलन में भाग लेने वाले छात्र को सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी और वो जिस कॉलेज से जुड़ा होगा उसकी मान्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। देखिए, इस सर्कुलर ने क्या किया? इस सर्कुलर के विरोध में सचिंद्र कुमार बसु के नेतृत्व में एक एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया गया। याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में? सचिंद्र कुमार बसु। तो कई बार अगर क्वेश्चन पीएससी में ये चीज पूछ लेता है कि एंटी सर्कुलर सोसाइटी का जो गठन है वह किसने किया था, तो सचिंद्र कुमार बसु ने। फिर देखिए, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुबोध मलिक ने 1 लाख रुपए दान में दिए थे। आगे देखिए लिखा है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन सोसाइटी का था। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त 1906 सर गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो गठन हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर गुरुदास बनर्जी। आगे देखिए, इसके एक दिन पहले क्या होता है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है, जिसके प्रधानाचार्य कौन होते हैं? अरविंद। पंजाब में इसी के समतुल्य डीएवी कॉलेज भी खोले गए थे। आगे देखिए लिखा है, सांस्कृतिक क्षेत्र में ये बांग्ला साहित्य का स्वर्ण युग था। रविंद्रनाथ टैगोर, उनके भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त होकर मुगल, राजपूत और प्राचीन कला के आधार पर 1906 और 7 के बीच इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इसी दौरान छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए जापान भी भेजा गया। देखिए आगे क्या होता है, जोगेंद्रनाथ घोष ने एक ऐसी समिति की स्थापना की जिसका लक्ष्य जो था वो छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए जापान भेजना था। प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है कि प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। बैंक के क्षेत्र भी जो है वो 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हुई। देखिए लिखा, स्वदेशी का प्रचार करने के लिए बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, अरविंद चंद्र घोष ने वंदे मातरम और फिर इस तरह की क्या किया? पत्र पत्रिकाओं पर शोध कार्य किया। फिर देखिए लिखा है कि कई क्रांतिकारी पत्र पत्रिका भी इस दौरान निकाली गई थी, जैसे कि ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने सांध्य नाम से एक पत्रिका निकाली थी, जिसे कि आप संध्या भी कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? संध्या। फिर देखिए, बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर नाम से एक पत्रिका निकाली थी। याद रखिए, सारे बेसिकली नाम लिख लीजिए और एक साइड पर उनके पत्रिका का नाम लिख लीजिए।
फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बारेंद्र कुमार घोष की एक अन्य पत्रिका मुक्ति कौम पाथे के नाम से था, मुक्ति कौम पाथे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसमें क्रांतिकारियों को हथियार देने की अपील की गई थी। प्रेमचंद ने भी इसी दौरान अपनी कहानियों का जो संग्रह है सोजे वतन लिखा था, जिसमें अंग्रेजी राज्य की आलोचना भी की गई थी। 1907 के सूरत विभाजन में अध्यक्ष चुनवाने अपनी नीतियों को मनवाने और वैचारिक विरोध को आकार देने के कारण कांग्रेस जो है वो बट गई थी। चमड़े के जूते वाली घटना ने तिलक को 6 वर्ष के लिए कांग्रेस से निष्कासित करवा दिया था। फिर देखिए उस टाइम पे लगभग सभी गर्मपंथी क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई थी। अरविंद भी गिरफ्तार हुए थे और याद रखिएगा छूट के आने के बाद वह पुनः वंदे भारतम जैसे होता है ना वंदे मातरम नाम का एक साप्ताहिक निकालने लगे थे। साप्ताहिक का मतलब क्या होता है, एक साप्ताहिक जो पत्रिका होती है वह, ठीक है। और उसमें वो गिरफ्तारी से बचने के लिए पांडिचेरी चली गए, ठीक है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया था और ब्रह्म बांधव उपाध्याय भी गिरफ्तार हो गए थे उस टाइम पे। छूट कराने के बाद वे रामकृष्ण मठ में स्वामी बन गए। रविंद्रनाथ को गुरुदेव की उपाधि कौन दिया था? ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने दिया था। सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है आज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामकृष्ण मठ में स्वामी बन गए थे, ये तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो रेड पेन से लिखा हुआ है कि रविंद्रनाथ को गुरुदेव की उपाधि जो है वो ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने ही दी थी। इसको तुरंत नोट कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख कर एक बार घर में ट्राई कर सकते हैं, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए आगे देखिए लिखा है कि 1907 की फूट ने कांग्रेस के अंदर गर्मपंथियों की चुनौती को समाप्त कर दिया था। गिरफ्तारी से छूटने के बाद बहुत सारे गर्मपंथी विचारधारी जो लोग थे उन्होंने क्या किया, या फिर नरमपंथी विचारधारा से संबंधित वो लोग हो गए थे। याद रखिएगा कि जो भी गिरफ्तारी से छूट गए थे वो लोग बाद में क्या हो गए थे, नरमपंथी या फिर उदारवादी हो गए थे। आगे देखिए गर्मपंथियों में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान करने की जो विचारधारा थी वो पूर्णतः आत्मसात कर ली गई। वर्ष 1911 तक भारत में अंग्रेजों का सूती कपड़ों का आयात घटकर 50% रह गया था और इसी कारण से अंग्रेज बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद देखिए नरमपंथी संवैधानिक रियायतों से प्रसन्न थे। 1909 के अधिनियम को तैयार करवाने में गोपाल कृष्ण गोखले का भी योगदान था, जिन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन की परंपरा पर बल दिया था। हालांकि संपत्ति की योग्यता जो है वो लगी होने के कारण ये 2% लोगों को ही मिल पाया था। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली देकर उन्हें कांग्रेस आंदोलन से बिल्कुल अलग करने की कोशिश की गई। हालांकि जिन्ना जैसे राष्ट्रवादी 1913 में अपने गुरु गोखले के कहने पर लीग में शामिल होकर उसे कांग्रेस में लाने में सफल रहे थे। 1915 में बंबई अधिवेशन में यह तय हो गया था कि अगले वर्ष से जो लीग है और कांग्रेस के अधिवेशन एक ही स्थल पर हुआ करेंगे। लीग का मतलब हो जाता है मुस्लिम लीग, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। मुस्लिम लीग हो गया या फिर कांग्रेस का अधिवेशन, दोनों के लिए एक ही स्थान चुना जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की एक ही मांग होगी। अब देखिए होम रूल लीग आंदोलन जो है ये अगले क्लास में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रही क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आप लोग आवाज़ देखकर भी आप लोगों को लग गया होगा मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।